फ्रांस का इतिहास पार्ट 2। लुई सोलवे का वित्त मंत्री तुर्गो एक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ था। सरकारी व्यय में कमी, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के प्रयास किए। तुर्गो के नियम: दिवालियापन नहीं, कर वृद्धि नहीं, कोई ऋण नहीं। तुर्गो ने व्यापार व उद्योग में वृद्धि हेतु स्वतंत्रता व्यापार का सिद्धांत लागू कर दिया। तुर्गो ने व्यावसायिक श्रेणी का अंत कर दस्तकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। तुर्गो ने किसानों के लिए दुखदायी कोरवी कर समाप्त करवा दिया। कृषकों को सड़क पर काम के बदले मजदूरी प्राप्त होने लगी। तुर्गो ने नमक कर व विशेषाधिकारों का अंत करने का प्रस्ताव राजा के समक्ष रखा तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने रानी को अपनी ओर मिला लिया तथा षड्यंत्र कर तुर्गो को मंत्री पद से हटवा दिया। इसके बाद नियुक्त वित्त मंत्री नेकर एक बैंकर था। नेकर ने राजा को अमेरिकी संघर्ष में भाग नहीं लेने की सलाह दी थी। नेकर ने राजा की आय व्यय के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवा दिया। इसमें राजा, दरबारी, कुलीन वर्ग, अनुत्पादक वर्ग के बेहिसाब खर्चों का उल्लेख था। अंततः नेकर को भी वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया। केटलवी के अनुसार नेकर के पतन के साथ ही ऐच्छिक सुधारों के युग का भी अंत हो गया। नेकर के बाद 1781 ईस्वी में केलोन वित्त मंत्री बना। केलोन ने सरकारी घाटे को कर्ज लेकर चुका दिया। शीघ्र ये रास्ता भी बंद। केलोन ने तीनों सामाजिक वर्गों पर समान रूप से कर लगाने की मांग कर डाली। उच्च वर्गों का विरोध देखते हुए केलोन ने स्वयं ही त्यागपत्र दे डाला। ब्रिया को वित्त मंत्री बनाया, जिसने आर्थिक सुधारों के लिए एस्टेट जनरल अधिवेशन की सलाह दी, जिसे राजा को स्वीकार करना पड़ा। एस्टेट जनरल का आह्वान 5 मई 1789 ईस्वी। केलोन के त्यागपत्र के बाद नए कर लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। इसका पेरिस पार्लेना व अन्य पार्लेमाओं ने विरोध किया। इन्हें रजिस्टर्ड करने से भी इनकार कर दिया। जनता व सेना भी पार्लेमा के साथ हो गई। सभी ने एक मत से एस्टेट जनरल बुलाने की मांग शुरू की। राजा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एस्टेट जनरल का पहला अधिवेशन 1320 ईस्वी में फिलिप द फेयर के समय हुआ था। 1614 ईस्वी के बाद कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इस संस्था में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था। ये संस्था सलाहकारी संस्था थी। पादरी, कुलीन, जनसाधारण एक एक वर्ग के रूप में बैठते थे। कुल मत भी 3 होते थे। पादरी कुलीन वर्ग 2 मत डाल बहुमत में रहता था। राजा ने नेकर की सलाह मानते हुए साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी कर दी, ताकि पादरी व कुलीन वर्ग को कर देने पर विवश कर दिया जाए। 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। तीनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एस्टेट जनरल के मत देने हेतु कर दिया। चुनाव में 308 पादरी, 285 कुलीन, 621 साधारण वर्गों के सदस्य चुने गए। कुल 214 सदस्य थे और वैकल्पिक सदस्यों की संख्या मिलाकर कुल 1600 से भी अधिक हो गई। उद्घाटन भाषण में राजा ने अधिवेशन की कार्यप्रणाली का जिक्र नहीं किया। तृतीय सदन के सदस्य
तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रथम व द्वितीय सदन के सदस्य साधारण वर्ग के सदस्यों के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। विशेषाधिकार युक्त कुलीन एवं पादरी वर्ग व विशेषाधिकार विहीन वर्ग जनसाधारण वर्ग एक दूसरे के सामने थे। इनके हित परस्पर विरोधी थे। अब प्रश्न ये था कि तीनों वर्गों के 3 मत हो या सदन एक ही हो तथा प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, इस पर निर्णय नहीं हो सका। 28 मई 1789 ईस्वी को आबे साइस व वेली नामक विधिवेता जनसाधारण वर्ग तृतीय सदन के पक्ष में सम्मिलित हो गए। इससे प्रोत्साहित हो 17 जून 1789 ईस्वी को जनसाधारण वर्ग तृतीय सदन ने स्वयं की सभा को राष्ट्रीय महासभा नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इस पर 19 जून 1789 ईस्वी को पादरी वर्ग भी तृतीय सदन के पक्ष में सम्मिलित हो गया। 20 जून 1789 ईस्वी को तृतीय सदन बैठक में आए तो राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा उसे बंद कर दिया। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 ईस्वी। ताला लगने पर जनसाधारण वर्ग ने पास के टेनिस मैदान पर ही सभा कर डाली। मिराबो व ओबे साइस भी इसमें सम्मिलित हुए। सभी सदस्यों ने संविधान बनने तक उसी टेनिस मैदान में डटे रहने की शपथ ली। मोनियर द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर यह शपथ ली गई थी। यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है।